सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें डेली करंट अफेयर्स के जो वीडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं उसमें कवर किए गए टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत हुई है, करंट अफेयर्स के टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक एमसीक्यू का प्रोग्राम आपकी प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है एफडीआई के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प, इसके माध्यम से वित्त के साथ साथ प्रबंधन और तकनीकी भी आती है। दूसरा विकल्प कहता है एफपीआई एफडीआई की अपेक्षा कम स्थिर होता है। तीसरा विकल्प कहता है किसी कंपनी में 10% या इससे अधिक की हिस्सेदारी खरीदना एफडीआई कहलाता है। चौथा विकल्प कहता है ब्राउनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत किसी नई कंपनी या फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। काफी इजी प्रश्न है, एक एक करके अगर हम इन पर विचार करें तो जो पहला विकल्प है कि इसके माध्यम से वित्त के साथ साथ प्रबंधन और तकनीकी आती है, बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जब वो विदेशी व्यक्ति है, संस्था है, वह भारत की किसी कंपनी में 10% या उससे अधिक का निवेश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। और जब यह एफडीआई लेकर आ रहा है तो उसका प्रयास होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त करना। और प्रॉफिट कैसे प्राप्त होगा, जब वह अपने साथ जो है कि कुछ टेक्नोलॉजी कुछ मैनेजमेंट भी लेकर आए। तो ये जो दोनों विकल्प हैं आपका ए और सी, वो दोनों सही हैं। इसी तरह से जो बी विकल्प है इसमें लिखा है एफपीआई अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई की अपेक्षा कम स्थिर होता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि हम शेयर मार्केट में देखते हैं तो शेयर मार्केट में जिसने पैसा लगाया है, मान लेते हैं रिलायंस में लगाया है, तो रिलायंस के शेयर जैसे ही कम होंगे तो विदेशी जो शेयर धारक है वह बेचकर क्या करेगा, अपना शेयर बेचकर बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से जो एफपीआई होता है एफडीआई की अपेक्षा कम स्थिर होता है, अर्थात ये जल्दी बाहर चला जाता है। तो ये भी क्या है, सही। बचा क्या, डी। तो इसमें जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कि जो ब्राउनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत क्या होता है, किसी नई कंपनी या फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है। नहीं, नई कंपनी और फैक्ट्री को जो स्थापित किया जाता है वह ग्रीनफील्ड इन जो है कि एफडीआई के अंतर्गत किया जाता है, ना कि ब्राउनफील्ड। ब्राउनफील्ड का मतलब है कि पहले से स्थापित किसी कंपनी में थोड़ा बहुत विस्तार करना। तो इस तरह से हमें गलत विकल्प का चयन करना था और हमारा गलत कथन या विकल्प जो है वह होगा डी। आंसर क्या होगा, डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है निम्न कथनों में से असत्य कथन का हमको चयन करना। पहला जो विकल्प है कि ऑटोमेटिक रूट के तहत होने वाले निवेश की सूचना 2 माह के अंदर आरबीआई को देना होता है। दूसरा विकल्प कहता है भारत में एफडीआई की नीति का प्रारंभ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा विकल्प कहता है सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से एफडीआई की मात्रा 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। डी विकल्प कहता है डिजिटल क्षेत्र में 26% एफडीआई की अनुमति प्राप्त है। अब जितने विकल्प दिए हैं इसमें से कोई एक विकल्प गलत है, उसका आपको चयन करना है। एक एक करके हम कथनों पर विचार करें तो ऑटोमेटिक रूट के तहत होने वाले निवेश की सूचना 2 माह के अंदर नहीं, 1 माह के अंदर आरबीआई को देना होता है। तो ये क्या रहा आपका असत्य कथन। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है कि जिसके लिए आपको कभी निवेश करने के लिए सरकार से अनुमति लेने की पहले जरूरत नहीं है। मान लेते हैं 100 क्षेत्र हैं ऐसे जिसमें एफडीआई आ सकता है, हो सकता है 10 क्षेत्र ऐसे हों जो सरकार ने कह रखा हो कि ऑटोमेटिक रूट का है। इसका मतलब है कि इसमें कोई व्यक्ति अगर निवेश करने का प्रयास करेगा या निवेश करेगा तो पहले सरकार की सूचना लेनी, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसमें जो 2
2 माह लिख दिया गया है, गलत है। बाकी सही बात है कि भारत में एफडीआई नीति का प्रारंभ जो है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था, जबकि वह वित्त मंत्री थे। वहीं सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 49 से बढ़ाकर 74% जो है कि ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी है, बिल्कुल सही है। और 26% जो डिजिटल क्षेत्र की बात की गई है, ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा यहां पर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है न्यू स्टार्ट संधि हाल के समय में चर्चा में बनी हुई थी, इसके संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो देखिए, पहला जो कथन है कि यह संधि वर्ष 2011 में लागू हुई थी। दूसरा, यह संधि दिसंबर 2020 में समाप्त हो रही है। तीसरा विकल्प कहता है हाल ही में रूस ने इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है। डी विकल्प कहता है यह स्टार्ट संधि की विस्तारित संधि है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य है। एक एक करके कथनों पर विचार करें तो सही बात है, जो न्यू स्टार्ट संधि है वर्ष 2011 में लागू हुई थी। दूसरा, यह संधि दिसंबर 2020 में समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि फरवरी जो है कि 2021 में समाप्त हो रही है। तो ये रहा आपका असत्य कथन। उसके लिए बाद में जो ये तीसरा विकल्प है, बिल्कुल सही है कि रूस ने अमेरिका से के सामने प्रस्ताव रखा है कि हम पहले इस संधि को 1 साल तक के लिए विस्तारित करते हैं और उस बीच हम क्या करेंगे, कोई नई संधि बना लेंगे। वहीं जो डी विकल्प है कि यह जो स्टार्ट संधि की विस्तारित संधि है, सही बात है, पहले स्टार्ट संधि आई थी, उसके बाद न्यू स्टार्ट संधि आई है। तो हमें असत्य कथन का चयन करना था, बी क्या रहा हमारा असत्य कथन। उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि, जिसको हम INF संधि के नाम से भी जानते हैं, इसके संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। पहला विकल्प, यह संधि 1987 में अमेरिका और रूस के मध्य हुई थी। दूसरा विकल्प कहता है इसके तहत छोटी और मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों के निर्माण पर रोक लगाया गया है। सी विकल्प कहता है यह संधि 500 से लेकर 2500 किलोमीटर दूरी तक के मिसाइलों के निर्माण को प्रतिबंधित करती है। डी विकल्प कहता है अगस्त 2019 में अमेरिका इस संधि से बाहर निकल गया। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो यह प्रश्न काफी इजी है। INF संधि के विषय में हमने डिटेल में आपसे बात की थी और हमने कहा था कि जो कोल्ड वॉर चल रहा था, उस कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, एक हथियारों की होड़ चल रही थी और उससे निजात पाने के लिए अमेरिका और रूस ने 1987 में संधि किया था। छोटी और मध्यम दूरी की जो मिसाइलें हैं, इनके निर्माण और रोक इस पर जो है कि इसको खत्म करने का प्रयास किया गया था। कई जो है कि मिसाइलों को समाप्त भी किया गया। लेकिन जो सी विकल्प है, इसमें लिखा है 500 से लेकर 2500 किलोमीटर, नहीं 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की जो मिसाइलें हैं इतनी दूरी की, इनके पर प्रतिबंध लगाया गया। तो यह जो आपका सी विकल्प है गलत है। और डी विकल्प जो है कि अगस्त 2019 में अमेरिका इस संधि से बाहर निकल गया, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है निम्न कथनों पर विचार कर सही कूट का आपको चयन करना है। चलिए एक एक करके कूट का चयन करते हैं। तो इसमें पहला जो है कि कथन है विश्व के कुल स्थलीय भाग का 37% भाग ही कृषि योग्य है। दूसरा कथन है कुल उपलब्ध कृषि भूमि का 1/3 से थोड़ा अधिक ही खाद्यान्न उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कथन तीसरा 25 से 30 साल में विश्व की जनसंख्या लगभग 9.7 अरब हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन या कथनों के कूट का चयन करना। ध्यान दीजिएगा, असत्य कथनों के कूट का आपको चयन करना। एक एक करके हम करें अगर इसमें, तो देखिए इसमें आपके पास विकल्प क्या है कि केवल 1 और केवल 2, सी 1 और 2 और डी है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। एक एक करके कथनों पर विचार करें तो आपको पता यह जो विश्व के कुल स्थलीय भाग का लगभग 37% भाग ही कृषि योग्य है, बिल्कुल सही है। इसका ये जो 37% है, इसका 1/3 से थोड़ा अधिक ही खाद्यान्न उत्पादन के अंदर प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। जनसंख्या जिस रेट से बढ़ रही है तो अगले 25 से 30 साल में 9.7 या उससे अधिक संख्या हो सकती है, बिल्कुल सही। तो हमें क्या पता चला कि असत्य कथन कोई नहीं है, इसलिए आंसर होगा हमारा डी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है जो है कि ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड अच्छा प्रश्न है। वह शैवालों के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला विकल्प जो है कि हरे, लाल और कत्थई रंग के शैवालों को कई देशों में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा विकल्प
यह उच्च विटामिन और खनिज से युक्त होता है। तीसरा विकल्प, समुद्री वनस्पति घास या जो समुद्री वनस्पति या घास वातावरण से उष्णकटिबंधीय वनों के बराबर कार्बन का पृथक्करण करते हैं। डी विकल्प है, ये समुद्री प्रदूषण को कम करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। काफी इजी है, तो एक एक करके कथनों पर विचार करें तो सही बात है। हरे, लाल और कत्थई रंग के शैवालों को आप दक्षिण पूर्व एशिया में देख लीजिए या नॉर्थ अटलांटिक ओशन के किनारे वाले देशों में देख लीजिए, वहां पर इनका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह उच्च विटामिन और खनिज से युक्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा विकल्प है कि समुद्री वनस्पति या घास वातावरण से उष्णकटिबंधीय वनों के बराबर कार्बन का पृथक्करण करती है। गलत है। जबकि है क्या कि समुद्री वनस्पति या घास क्या करती है, उष्णकटिबंधीय वनों से लगभग 35 गुना क्या करती, अधिक कार्बन का पृथक्करण करती है। तो यह क्या हो गया हमारा असत्य कथन और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो डी विकल्प है कि समुद्री प्रदूषण को कम करते हैं, इजी है, ये तो आप भी जानते ही होंगे और आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इस तरह से हमें ये प्रश्न का आंसर मिल गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन के कूट का आपको चयन करना है। चलिए एक एक करके कूट का चयन करते हैं। पहला जो कथन है, यह अभ्यास भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से 1992 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा कथन कहता है वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें भाग लिया था। तीसरा जो कथन है कि वर्ष 2010 में जापान भी इस अभ्यास में शामिल हुआ था। उपरोक्त कथन या कथनों में से असत्य कथन या कथनों के कूट का आपको चयन करना, अर्थात फिर से असत्य कथन जो हैं उन्हीं का आपको अलग करना। एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि यह जो पहला जो विकल्प है कि यह जो अभ्यास है भारत और अमेरिका के द्वारा वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया था, यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरा है कि वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने इसमें भाग लिया था, यह भी सही है। लेकिन इसमें लिखा है जो तीसरा कथन है कि वर्ष 2010 में जापान भी इसमें शामिल हुआ था। जी नहीं, जापान इसमें शामिल नहीं हुआ था। यह जो क्या है कि जापान शामिल हुआ था वर्ष 2015 में। तो यह रहा आपका एक गलत स्टेटमेंट और हमें चुनना था असत्य कथन या कथनों के कूट का। तो हमें क्या पता चला, केवल 3 क्या है, गलत है। तो यही क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा आंसर हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है क्वेड 2.0 कब अस्तित्व में आया था, यह आपको बताना है। विकल्प हैं आपके पास 2015, 2016, 2017, 2019। आपके लिए इजी होगा, काफी इजी प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 2017। दरअसल क्या हुआ था, क्वेड तो बन गया था पहले ही, 2007 में लगभग बन गया था। लेकिन हुआ क्या था कि जब इसमें ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर हो गया तो फिर ये हुआ कि नहीं जो है कि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर से जब ऑस्ट्रेलिया वापस लौटा तो वर्ष 2017 में क्या किया गया, क्वेड को ही दोबारा क्वेड 2.0 के रूप में अस्तित्व में लाया गया और तब से क्वेड 2 की जो सक्रियता है वह बढ़ गई है। तो 2017 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है कि भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में है और ये काफी अच्छा प्रश्न है। जो है कि पहला जो कथन है इस पर विचार कीजिए कि लिखा क्या है, भारत और बांग्लादेश के कुछ सामाजिक मानकों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। करते हैं। पहला जो कथन है, बांग्लादेश की तुलना में भारतीय लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक है। दूसरा कथन जो कहता है कि बांग्लादेश की तुलना में भारत में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। तीसरा जो कथन है कहता है भारत की तुलना में बांग्लादेश में शहरीकरण का प्रतिशत ज्यादा है। सही कूट के कथनों का आपको चयन करना है, अर्थात जो सही कथनों वाले कूट हैं उसको आपको बताना है कौन कौन से कथन जो है कि सही। चलिए एक एक करके अगर हम कथनों पर विचार करें तो पहला कथन कहता है कि बांग्लादेश की तुलना में भारतीय लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक है। यह गलत है। दरअसल अगर बांग्लादेश की जो जीवन प्रत्याशा है इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के जो लोग हैं इनकी जीवन प्रत्याशा 72 ईयर्स है और भारतीय लोगों की है 69। तो इस तरह से 69 क्या है, कम है 72 से, और इसमें लिखा है अधिक है तो गलत हो गया। दूसरा है कि बांग्लादेश की तुलना में भारत में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, मतलब जो बच्चों का जन्म दर है वह ज़्यादा है। तो बिल्कुल यह जो स्टेटमेंट सही है। तीसरा कथन है कि भारत की तुलना में बांग्लादेश में शहरीकरण का जो प्रतिशत है वह ज़्यादा है। ये जो है कि
कि बांग्लादेश में शहरीकरण का प्रतिशत जो है वह ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यहाँ बांग्लादेश में शहरीकरण है वह 37.4% है और इंडिया में क्या है यह लगभग 34.5% है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट सही हो गया। हमें क्या करना है, सही कथन के कूट का चयन करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। 2 और 3 जो है कि सही स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्द्रभूमि के संदर्भ में आपको गलत कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। आर्द्रभूमि के संदर्भ में लिखा है कि इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यहाँ फूड वेब बहुत विस्तृत और विकसित होती है। तीसरा, आर्द्रभूमि विश्व के लगभग 3% भाग पर विस्तृत है। डी, यह विश्व के वनों की तुलना में 10 गुना अधिक कार्बन को अवशोषित करते हैं। अब आपको क्या बताना है कि कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कुछ त्रुटि की है, कुछ गलती की गई है, उसका आपको पहचान करना है। एक एक करके अगर हम इनका विचार करें तो इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ फूड वेब बहुत विस्तृत और विकसित है, ये भी सही है। फूड वेब का मतलब होता है कि जो वहां पे रहने वाले जीव हैं उनके भोजन के कितने विकल्प हैं, उसी को फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब पढ़ा होगा आपने। तीसरा विकल्प है कि आर्द्रभूमि विश्व के लगभग 3% भाग पर विस्तृत है, बिल्कुल सही है। ये जो डी विकल्प है ना, ये विश्व के वनों की तुलना में 10 गुना अधिक कार्बन को अवशोषित करता है। 10 गुना नहीं, 2 गुना अधिक कार्बन को अवशोषित करता है। तो इस तरह से डी विकल्प क्या है, असत्य कथन है, इसी का हमको चयन करना था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि रामसर समझौते से जुड़ा हुआ है। रामसर समझौते का पहला विकल्प है यह सम्मेलन 2 फरवरी 1972 को हुआ था। दूसरा विकल्प यह संधि 21 दिसंबर 1975 को प्रभावी हुई थी। तीसरा है इसके सीओपी की संख्या 171 है। डी विकल्प है इसके सीओपी की बैठक 3 साल में एक बार होती है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है कि असत्य है। आपके लिए इजी होगा, तो जो पहला विकल्प है यही क्या है, गलत है। यह जो रामसर समझौता हुआ था, आपको पता है रामसर क्या है, ईरान में एक शहर है कैस्पियन सागर के किनारे, और वहां 2 फरवरी 1971 को यह जो समझौता सम्मेलन हुआ था। तो इस तरह से यह जो आपका स्टेटमेंट है, विकल्प है, ये क्या है, गलत है। और बाकी जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ये सब क्या है, सही हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जो 2 फरवरी 1972 कर दिया गया है, यही थोड़ा 1972 में जो कन्वेंशन हुआ था उसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन, उससे भी आप परिचित होंगे। अगला प्रश्न जो कि रामसर साइट्स से ही जुड़ा हुआ है, रामसर साइट्स के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना। पहला विकल्प जो है, भारत की 38 साइट्स को इसके अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। बी विकल्प है कि 38वीं जो रामसर साइट्स है वह हिमाचल प्रदेश से है। सी विकल्प कहता है इससे पहले 10 आर्द्रभूमियों को इसमें शामिल किया गया था। डी विकल्प कहता है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स सुंदरवन डेल्टा वन क्षेत्र में है, अर्थात जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र का जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है वह भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट्स है। तो आपको क्या करना है, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो अगर आप देखें कि भारत की 38 साइट्स को रामसर सूची में शामिल कर दिया जा चुका है, बिल्कुल सही है। आपको पता है हाल ही में आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व है उसको शामिल किया गया है, जिससे 38 संख्या हो गई है, ये बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि यह जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह उत्तराखंड में। तो इस तरह से क्या हो गया, यह जो है कि आपका गलत हो गया और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन है क्या है, सही है। तो इस तरह से आपको चुनना था असत्य कथन, और यह क्या रहा, आपका हिमाचल प्रदेश की वजह से यह सत्य कथन हो गया। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है आसन कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह देहरादून में आसन नदी पर स्थित है। दूसरा कथन, इसका क्षेत्रफल 4.1 वर्ग किलोमीटर है जो प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। तीसरा कथन, यह रूसी सेल्डक का पसंदीदा स्थल है। अब आपको क्या करना है, सत्य कथन या कथनों की कूट का आपको चयन करना है। यह बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं। अगर एक एक करके देखें तो सही बात है, उत्तराखंड के देहरादून में आसन नदी के किनारे, आसन नदी जो यमुना नदी की सहायक है उस पर यह स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो विकल्प इसमें लिखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है 4.1 वर्ग किलोमीटर है, नहीं 4.1 नहीं है, 4.4 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पे गलत हो गया। अदरवाइज ये सही स्टेटमेंट है कि ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। रूसी सेल्डक यहाँ पर क्या होते हैं, अक्टूबर माह में आते हैं, मार्च तक रहते हैं। तो आपको क्या करना था, इसमें से सत्य कथनों के कूट का चयन करना था। तो आपका
आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 सही हैं, 2 क्या है, गलत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है भारतीय हाथियों के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। पहला जो विकल्प है वह है आपका, इसका प्रजातीय नाम एलिफास मैक्सिमस एंड इंडिकस है। दूसरा, भारतीय हाथियों के कान अफ्रीकी हाथियों से छोटे होते हैं। सी विकल्प है, वर्ष 2017 की हाथी जनगणना के अनुसार इनकी जो संख्या है वह 27,312 है। डी विकल्प, भारतीय हाथियों की सर्वाधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। आपके लिए इजी होगा प्रश्न, ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए एक एक करके अगर देखें तो इसका प्रजातीय नाम एलिफास मैक्सिमस इंडिकस है, बिल्कुल सही है। और भारतीय हाथियों के जो कान होते हैं अफ्रीकी हाथियों से छोटे होते हैं, ये भी सही है। और इनकी जो संख्या बताई गई है 27,312 वर्ष 2000 की हाथी जनगणना के अनुसार, बिल्कुल सही है। ये जो विकल्प है डी, ये गलत है, क्योंकि जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वह पाई जाती है कर्नाटक, असम और केरल में। तो अगर यहाँ पर जो है कि कर्नाटक, असम और केरल रहता तो सही रहता। यहाँ पर लिखा अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी हाथी पाए जाते हैं लेकिन सर्वाधिक संख्या में नहीं पाए जाते। तो ये रहा आपका आंसर, क्योंकि यह सत्य कथन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है हाथी संरक्षण के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना। पहला विकल्प, 22 अक्टूबर 2010 को इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। दूसरा विकल्प, हाथी गलियारा का निर्माण 1995 से किया जा रहा है, जिनकी जो संख्या है वह 101 हो गई है। तीसरा विकल्प है कि वर्ष 1992 में गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया था। डी कहता है गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना जो यह प्रारंभ की गई, इसके तहत 32, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके तहत 32 संरक्षित क्षेत्रों को चिन्हित किया जा चुका है। डी विकल्प में थोड़ा सा सुधार कीजिए। गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना के तहत 32 कंजर्वेशन रिजर्व जो है कि आरक्षित किए गए हैं, यह आपका डी विकल्प है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। हालांकि गलत वाला जो स्टेटमेंट है ऊपर लिखा हुआ है वह आप आसानी से उसको अलग कर सकते हैं। इसका जो बी विकल्प है इसमें लिखा है कि 1995 से हाथी गलियारा बनाया जा रहा है। नहीं, 2005 से हाथी गलियारा का कॉन्सेप्ट लेकर हम आए और हाथी गलियारा कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग क्या करते हैं कि हाथियों के लिए पासेस देते हैं, उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जिससे उनका मुक्त आवागमन सुनिश्चित हो सके। तो इस तरह से असत्य कथन रहेगा हमारा बी। अगला प्रश्न, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार का कार्य करेगा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, इसको आपको बताना है। विकल्प जो है थोड़े से कठिन हो सकते हैं क्योंकि इतने जो है कि माइक्रो लेवल पर हम जाकर पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यह स्टेटमेंट अभी मैंने एक नेशनल पार्क की चर्चा करते हुए हाथी गलियारे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आपसे डिस्कस किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी, कि आर्टिकल 51 के सब क्लॉज ए के सब क्लॉज जी में यह बात की गई है और इसी के आधार पर जो है कि एक वर्डिक्ट आया था और वह वर्डिक्ट आया था मुदुमलाई नेशनल पार्क से संबंधित कि वहां पर जो रिजॉर्ट्स वगैरह हैं उनको हटाया इसलिए जाए क्योंकि वहां के जीव इससे प्रभावित होते हैं। तो इसको जो है कि वहां के हाई कोर्ट ने कोर्ट किया था। तो यह काफी महत्वपूर्ण। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है कि मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में है और इसके संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला विकल्प, यह नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर अवस्थित है। दूसरा, यह केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। सी विकल्प, इसका क्षेत्रफल 321 वर्ग किलोमीटर है। डी विकल्प, यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो असत्य है। काफी इजी होगा आपके लिए। इसमें लिखा हुआ है एक शब्द
वो यह है कि केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, तेलंगाना नहीं तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है और इसी को लेकर काफ़ी जो है कि इस समय चर्चा भी हो रही है। तो केरल, कर्नाटका और अगर यहाँ पे तमिलनाडु होता तो बिल्कुल सही है और बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 321 वर्ग किलोमीटर है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो हाथी गलियारा बनाया गया है उसी पर अभी डिस्कशन हुआ था। तो इस तरह से आपका बी विकल्प क्या है, असत्य कथन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूएनएचआरसी के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। आपको पता ही होगा यूएनएचआरसी क्या है। तो इसका गठन 15 मार्च 2006 को किया गया था, ए विकल्प कहता है। बी कहता है यह एक अस्थायी परिषद है जो महासभा को अपनी रिपोर्ट देती है। सी कहता है इसके जो है कि 47 मेंबर्स होते हैं। डी कहता है इसकी सदस्यता 3 साल के लिए मिलती है। तो आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन मिल गया होगा। इसका जो असत्य कथन है वह है आपका बी विकल्प, क्योंकि इसमें लिखा है कि यह एक अस्थायी परिषद नहीं, ये स्थायी परिषद है और इसके जो मेंबर्स होते हैं चेंज होते रहते हैं और इसी संदर्भ में यह भी चर्चा में बना हुआ था और यह महासभा को अपनी रिपोर्ट देता, बिल्कुल सही, लेकिन अस्थायी नहीं स्थायी परिषद है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में यूएनएचआरसी का सदस्य नहीं बना है, आपको बताना। ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान। इसी को लेकर काफ़ी डिबेट हुई थी और कहा यह गया था कि यूएनएचआरसी में जो है कि वह देश जिसको अमेरिका हमेशा आगे करता रहा है वो सदस्य नहीं बन पाया। तो आपने गेस कर ही लिया होगा, सऊदी अरब इसका जो है कि क्या हुआ, सदस्य नहीं बन पाया। इसका चीन के साथ इसकी टक्कर थी, लेकिन चीन ने वोटों के मामले में सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। इसका सदस्य बनने के लिए 97 मेंबर्स की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, वोट की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको मिले थे केवल 90 वोट। तो इस तरह से सऊदी अरब क्या हो गया था, बाहर हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।